हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपका 22 फरवरी से हिंदी का पेपर स्टार्ट है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, अभी तक बहुत ही कम तैयारी की है या फिर उन्होंने अभी 50 से 60% ही तैयारी किया है और वो सोच रहे हैं अब हमारी तैयारी कैसे होगा। बोर्ड एग्जाम 2024 में हिंदी का पेपर आप देने वाले हो तो ये वीडियो बहुत है आपके लिए। एक ही वीडियो काफी है जो आपको हिंदी में 90% दिलाएगा, इससे कम नहीं 90% दिलाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2024 में आप पेपर देने से पहले ये वीडियो ध्यान से देखो। 70 नंबर आपका पक्का कराएगा और 70 में आप 60 लेकर आओगे, 90% आप बोर्ड एग्जाम में लेकर आओगे। ये वीडियो लास्ट तक देखना और आपके पेपर में ये क्वेश्चंस 100% आएंगे, ये 100% आएंगे। आप देखना, जब पेपर देकर आओगे तो आप कहोगे सर यही आया था। अब हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि आपका सारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। हम लोग आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है एक ही वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, क्लास 10 हिंदी का, आज की इस वीडियो में मतलब सारा 100% क्लियर होगा। 1-2% नहीं, 100% क्लियर कराएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण पद्यांश भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। 100% क्लियर भाई, 100% क्लियर, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। संस्कृत का गद्यांश पद्यांश 22 फरवरी को जाओ, छाप कर आओ, एक भी नंबर छोड़कर मत आओ। 100% हम लोग पद्यांश भी देखेंगे। जीवन परिचय, जीवन परिचय में क्या रखा है ये तो आपका आज क्लियर ही हो जाएगा 100%। निबंध आपके जितने भी इंपॉर्टेंट है आज क्लियर होने वाले हैं। मतलब ये वीडियो रामबाण है, आपको पूरा टॉपर भी बना सकता है अगर आप लोग इससे पढ़कर जाओगे। पत्र लेखन में बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है, 100% क्लियर। ये हिंदी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं सारे स्टूडेंट लाइक करना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है बस 5000 लाइक का। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं सारे स्टूडेंट लाइक करना। 5000 लाइक होने के बाद एक ऐसी क्रांति आएगी, एक ऐसा सरप्राइज आएगा जो आप लोगों को अंदर से हिलाकर रख देगा। जल्दी से लाइक करो जितने स्टूडेंट हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न क्लास 10 हिंदी का। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो लाइक जल्दी से करो, शेयर करो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो। चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना और नोट बना लेना। देखो, अब आप लोग अपना एक नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब है जो आप लोगों का ऐसा नोट्स हो जिसमें आप लोगों की शॉर्ट में ही सारी चीजें बनी हो। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव हो जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। गद्यांश आपका वो हो जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। पद्यांश आपका वो हो जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। पूरी बुक नहीं पढ़ना है, पूरे बुक का नोट्स नहीं बनाना है, ओनली शॉर्ट नोट्स बनाना है। भाई 2 महीना बोर्ड एग्जाम है। अगर अब आप लोग नहीं सुधरोगे, अब नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे? टाइम निकल जाएगा, वक्त निकल जाएगा, फिर ये टाइम वापस नहीं आएगा और फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, फिर आपको पछताने से कोई फायदा नहीं जब आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो अभी समय है, पढ़ाई करना शुरू कर दो और आप लोगों की पढ़ाई रेगुलर स्टार्ट है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लो और पढ़ाई करो। पहला क्वेश्चन है जो रस मीमांसा है। रस मीमांसा एक रचना है और इसके लेखक कौन है? बहुत सारे स्टूडेंट को यह भी नहीं पता होगा कि रस मीमांसा एक रचना है या लेखक है या क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक बुक ही नहीं खोला, तो उनको कोई बताने थोड़ी आएगा। जब खुद नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं पता चलेगा। तो रस मीमांसा एक रचना है और इसके हमें लेखक का नाम बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। अगर जिस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता ना, वो 100% फेल हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ही चैप्टर का और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और क्लास 10 हिंदी का जो पहला चैप्टर है ना वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। तो आई होप कि आपको पता होगा। ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है कि कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। जो हमारी कीर्ति कंकाल है उसके लेखक कौन है? जय शंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त। तो कीर्ति कंकाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके जो राइटर हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं कीर्ति कंकाल के लेखक। ठीक है,
शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं, जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो कौन है? देखो आपकी बहुत सारी युग होती हैं, शुक्ल युग, शुक्लांतर युग, प्रगतिवादी युग, छायोत्तर युग, ऐसे बहुत सारे युग हैं, आधुनिक काल युग, ऐसे आपसे कहीं से भी पूछ सकता है। तो थोड़ा सा आप फोकस करना, ध्यान रखना। डॉक्टर नागेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बाबू गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू गुलाब राय जी जो हैं वो हैं शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार। कौन है? शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार। उपन्यास जो है भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। जो हमारा उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, इसके लेखक कौन है? तो भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आई होप मैंने पढ़ा भी रखा है, बट मैं आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं तो अभी टाइम है, पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का है, भगवती चरण वर्मा जी हैं इसके जो है राइटर, जो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो सारा समझ में आ गया होगा, कोई भी पूछे फटाफट फटाफट बताओगे, क्योंकि भाई आप लोग इन सबको हो सकता है कि पढ़ रखा हो। अभी तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सेवा सदन के उपन्यास के लेखक हैं, सेवा सदन जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र हैं, प्रेमचंद्र हैं, यशपाल हैं, जयशंकर प्रसाद। तो सेवा सदन उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद्र जी। कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं सेवा सदन के लेखक। ठीक है, समझ में आया? उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं, ये अभी मैंने क्वेश्चन कराया है। ठीक है, दोबारा से आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार और याद कर लो, भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की नाटक नहीं है। इन चारों में से जो जयशंकर प्रसाद की नाटक नहीं है, 4 हैं, इसमें आपकी जयशंकर प्रसाद की नाटक कौन सी है पहले वो बताओ। चंद्रगुप्त नाटक है उनकी, स्कंदगुप्त भी है, ये दोनों तो सभी को याद है, ध्रुव स्वामिनी भी है। तो ये तीनों अगर उनके हैं तो नहीं वाला बताना है, तो इन सबको भैया क्रॉस कर दो और ये बन जाएंगे हमारे सही। लहरों के राजहंस जो है वो मोहन राकेश की रचना है, मोहन राकेश के नाटक है, ना कि जयशंकर प्रसाद जी के। ठीक है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर जो कहानी है उसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, यशपाल या फिर चंद्रगुप्त? तो भैया पंच परमेश्वर, पासे पंच और पासे प्रेमचंद्र, पंच परमेश्वर के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद्र जी। कौन है? प्रेमचंद्र। तो 8 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लिखा गया है ताकि आप लोग यार सारा याद करो, छोड़ना नहीं है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आकाशदीप के लेखक हैं, आकाशदीप के लेखक कौन है? अमरकांत या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर निराला? तो आकाशदीप के जो लेखक हैं वो कौन है? तो आकाशदीप के जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो तो सभी को पता है भाई, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं आकाशदीप के लेखक। कलम का सिपाही के लेखक हैं, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय, गुलाब राय, वैद्यनाथ या फिर जयशंकर प्रसाद? तो कलम का सिपाही के जो लेखक हैं, कलम क्या है? एक अमृत है हमारे स्टूडेंट के लिए, तो अमृत राय हो जाएंगे ना। देखो क्वेश्चंस को अगर आप थोड़ी सी ट्रिक के साथ याद करते हो, मैं गारंटी लेता हूं कभी नहीं भूलोगे। जब तक कुछ खास नहीं करोगे किसी चीज के पीछे, तब तक वो आपको नहीं याद होगा। जब आप खास करोगे उस क्वेश्चन का, कुछ ट्रिक ढूंढोगे, कुछ आप सिंपल वे में याद करने की कोशिश करोगे, सब याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताइए। लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं वो कौन है? मोहन राकेश हैं, प्रेमघन हैं, गुलाब राय हैं या रामधारी सिंह दिनकर जी हैं? तो लहरों के जो राजहंस हैं उसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो लहरों के राजहंस, इसमें कितने नाम हैं? 2 हैं, एक तो लहरों एक राजहंस। मोहन राकेश में कितने नाम हैं? 2 नाम है, मोहन और राकेश। तो भैया जो लहरों के राजहंस के लेखक हैं वो है मोहन राकेश जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, रामवृक्ष वेनीपुरी, प्रेमचंद्र या महादेवी वर्मा? तो गेहूं और गुलाब ये किसकी रचना है? तो देखो ये है हमारी रामवृक्ष वेनीपुरी जी की। किसकी रचना है? रामवृक्ष वेनीपुरी की है गेहूं और गुलाब की रचना। एक एक क्वेश्चन को माइंड में सेट कर लेना। बोर्ड एग्जाम देने के बाद जब आप घर आओगे तो कहोगे सर जो आपने बताया था एट लास्ट में वही आया है, क्योंकि मैं वो क्वेश्चंस बताता हूं जो बोर्ड एग्जाम में 100% आता है।
भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है, इन चारों में से जो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम, ठेरे पर हिमालय, दृष्टिकोण, नदी के द्वीप। तो भैया ठूठा आम जो है वो भगवत शरण द्वारा रचित निबंध है, ठूठा आम। 14 नंबर क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी जो है उस उपन्यास के लेखक हैं। देखो ये एक विधा है, शेखर एक जीवनी जो है वो एक, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे शेखर एक जीवनी जीवनी विधा पर है, बट नहीं यार, ये उपन्यास विधा पर है, डायरेक्टली लिखा हुआ उपन्यास के लेखक। धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, रेणु या अज्ञेयी। तो शेखर एक जीवनी जो है वो हमारा अज्ञेयी जी की रचना है। किसकी है? अज्ञेयी जी की रचना है। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 14 तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक को अच्छे से समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 है, तौलिए किस विधा पर आधारित है? तौलिए जो एक तौलिए रचना है वो किस विधा की रचना है? नाटक विधा, निबंध विधा, एकांकी विधा या कहानी विधा? तो तौलिए जो है, तौलिए वो हमारा एक कौन सी विधा है? देखो यहां तो कटा हुआ है, तो हमारा एकांकी है, तो एकांकी ही होगा। तो यहां से 15 क्वेश्चन तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपसे कोई भी पूछ ले तो आप फटाफट से बता दोगे, कहोगे क्योंकि मेरे सर ने मुझे पढ़ाया है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो 15 तक मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया ना, फिर हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि जब तक आपको समझ में ना आए और मैं पढ़ाऊं तो क्या फायदा। इसलिए जब समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 16, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जीवनी विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा, कहानी विधा? त्यागपत्र, त्यागपत्र देना चाहते हो? ठीक है, तो त्यागपत्र जो है वो हमारा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा की रचना है जो हमारा त्यागपत्र है। अब आपसे कोई पूछे भैया त्यागपत्र किस विधा की रचना है, फटाक से बताओ उपन्यास विधा की। जब डरेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? डरो मत, आगे बढ़ो। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं अगर आप सही हो। तो नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जो नीर का निर्माण है वो किस विधा की रचना है? नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? कहानी विधा, आत्मकथा विधा, उपन्यास विधा, निबंध विधा? तो ये जो है हमारा आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। इसका राइटर कौन है? अब तो भैया पढ़ गए सोच में, भैया लेखक कौन है जो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, बट कुछ एडवांस मेहनत कर दो। फटाक से आप लोग कमेंट करो कि नीर का निर्माण फिर के राइटर कौन है। सभी स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं कमेंट कर दो, क्योंकि हमें देखना है कि आप लोगों को पता है कि नहीं। लेकिन आपको कहीं भी सर्च करके नहीं देखना है, कहीं बुक में नहीं देखना है। आपको क्या करना है? देखो, आप लोगों को अपने मन से बताना है। चाहे आप गलत ही बताओ तो भी आपकी एक देखा जाएगा कि आपकी ह्यूमनिटी सिस्टम कितना है, पढ़ाई की जो क्षमता है वो कितनी है। भले ही आप गलत बताओ, लेकिन आप कहीं भी देख कर मत बताना। नीर का निर्माण फिर के राइटर कौन है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम एक रचना है जिसके रचयिता बताना है। पद्माकर, मतिराम, भूषण या बिहारी? तो ललित ललाम के जो मतलब रचयिता हैं वो है मतिराम। कौन है? मतिराम जी हैं ललित ललाम के रचयिता। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार बिहारी, जगनिक, नरोत्तम दास या फिर हमारा भूषण? जो छत्रसाल के रचनाकार कौन है? छत्रसाल के रचनाकार भूषण जी हैं। कौन है? भूषण। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। देखो 20 नंबर क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा कट गया था, इसलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर से। ठीक है, देखो 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से रीतिकालीन प्रमुख दो कवि हैं। रीतिकालीन जो प्रमुख दो कवि हैं वो कौन से हैं? 4 ऑप्शन हैं, पद्माकर हैं, बिहारी हैं, विकल्प का खा दोनों, सूरदास। तो भैया जो हमारे रीतिकालीन कवि हैं इन चारों में से, तो वो तो अभी 3 ही दे रखा है, तो ये जो का और खा दोनों है। देखो पद्माकर भी हमारे रीतिकालीन है, बिहारी भी हमारे रीतिकालीन है। मतलब जो हमारे पद्माकर जी हैं वो भी रीतिकाल के हैं और बिहारी लाल जो हैं वो भी रीतिकालीन है। तो ऐसे में हम दोनों को अगर सही करना चाहें तो ऐसे ऑप्शन आता है का खा दोनों, और इस टाइप से मैंने आपको बता रखा है कि ऐसे लगभग सही ही होता है। जैसे अभी और भी क्वेश्चन आएंगे।
रीतिकालीन की रचना है। रीतिकालीन की रचना, सबसे पहले आप रीतिकाल के कवि को समझ गए तो उनकी रचना रीतिकालीन होगा। तो ये पमचरितमानस होगा, प्रिय प्रवास होगा, प्रेम माधुरी, रामचंद्रिका होगा। रामचंद्रिका जो है एक रीतिकालीन रचना है। क्या है? एक रीतिकालीन रचना है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से जो प्रयोगवादी एक युग है, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, रीतिकाल, ऐसे बहुत सारे युग होते हैं। तो प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं बतानी है। घोर वैश्विकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, काखा दोनों, या समाज में यथार्थवादी चित्रण। तो मैंने बताया है इस टाइप के ऑप्शन आए तो फटाक से लगा दो। का और खा दोनों हमारे सही हैं। हमारे जो घोर वैश्विकता है वो भी प्रयोगवादी है, और यथार्थवादी दृष्टिकोण ये भी प्रयोगवादी है। तो ये दोनों हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया है? मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिओध, या नागार्जुन? तो साकेत महाकाव्य, एक साकेत ये बहुत ही बड़ा महाकाव्य है, और ये जो रचना किया है वो है मैथिली शरणगुप्त जी की। ये सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है साकेत, और साकेत महाकाव्य बोर्ड एग्जाम में आता भी है। अब आप तैयार तो करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि भाई मैथिली शरणगुप्त अब याद रखना। ठीक है। रामकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। रामकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य, आंसू, यामा, उत्यारण, या चौखे चौबदे? तो भैया रामकुमार वर्मा द्वारा जो रचित प्रबंध काव्य है वो कौन सा है? तो रामकुमार वर्मा द्वारा जो रचित प्रबंध काव्य है वो है उत्यारण। क्या है? उत्यारण जो है वो रामकुमार वर्मा का प्रबंध काव्य है, वो भी प्रसिद्ध प्रबंध काव्य। 25 नंबर क्वेश्चन तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया 25 तक। तो अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है कि केशव दास का काव्य धारा के कवि हैं। केशव दास किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, या प्रयोगवादी? देखो केशव दास तो भैया रीति के ही हैं। अब रीतिबद्ध हैं, या रीति मुक्त हैं, या रीति सिद्ध हैं, ये कौन बताएगा? ये तो आप ही याद करना पड़ेगा, आपको ही समझना पड़ेगा। ये है रीतिबद्ध काव्य धारा के। कौन से हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? यशपाल हैं, वृंदावन लाल है, रामकुमार वर्मा, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र? तो भैया जो छायावादी युग के प्रमुख हमारे लेखक हैं वो हैं रामकुमार वर्मा जी। कौन है? रामकुमार वर्मा। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आना चाहिए, और आप लोग देख लेना कि आपको कितना क्वेश्चन आता है, खुद से गेस करना। जितना क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें से चेक करना कि आपको कितना क्वेश्चन आता है। चेक करना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना आपके जीवन में ऑक्सीजन का। जब तक आप खुद को चेक नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कितना आता है। एक मॉडल पेपर उठाओ किसी भी सब्जेक्ट का, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि हम भैया टॉपर बनेंगे, 99% लाएंगे, बहुत पढ़े हो, एक मॉडल पेपर उठा लो, औकात पता चल जाएगा। कोई भी मॉडल पेपर उठा लो, गणित का मॉडल पेपर, हिंदी का मॉडल पेपर, और फिर आप देखो अगर कर पाते हो तो कर लोगे, नहीं कर पाते हो तो नहीं कर पाओगे। बस यही मेरा कहना है। ओवर कॉन्फिडेंस हो भाई, एक मॉडल पेपर उठा लेना कोई भी सब्जेक्ट का, पता चल जाएगा। ठीक है। अद्भुत आलाप के कवि हैं। अद्भुत आलाप के कवि हैं महावीर प्रसाद, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या मैथिली शरणगुप्त, या हरिओध? तो अद्भुत आलाप के जो कवि हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। एक क्वेश्चन है, रीति काल की रचना है। रीति काल की इन चारों में से रचना, रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी, तो अभी मैंने बताया है रामचंद्रिका है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना। 30 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना बहुत अच्छे से। छायावाद के अस्थायी कवि हैं। छायावाद के अस्थायी कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, हरिवंश राय बच्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सनज्ञ, रामधारी सिंह दिनकर। तो छायावाद के जो अस्थायी कवि हैं वो कौन हैं? वो है माय डियर स्टूडेंट हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। नाम तो सुना ही होगा। अब भैया हो गया 30 क्वेश्चन। अब हमारे 31 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत होगा, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 31 नंबर क्वेश्चन।
ध्यान से समझना, समझकर ही जाना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन समझना है। 31 नंबर क्वेश्चन है, नाना नाना वाहन नाना वेशा विसे समाज निज देखा, कौहु मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद पद करहूं कोहु बहु पाऊं। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा रस है, करुण रस, वित्रास रस, या फिर हास्य रस, या वीर रस। भाई जब आप इसका अर्थ समझोगे तो आपको हंसी आएगा, बट अगर हंसी आए तो हास्य रस हो जाएगा। अर्थ तो मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अर्थ मैंने एग्जाम्पल लिया है और अर्थ वगैरह मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। देखो इसमें यही है कि शंकर भगवान की शादी में लोग ऐसे ऐसे वस्त्र धारण करके गए कि लोगों को हंसी आ रही थी। बस इतना समझो, बहुत है, ज्यादा समझो मत। ठीक है, अगला, शोक बिकल रोहु सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार, परही भूमि तल बारह ही बारह। इसमें आपको बताना है कि हमारा कौन सा रस है। अब भैया इसमें रोना आ रहा है या हंसी आ रहा है, कैसे पता करें यार, बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं है यार, विलाप मतलब होता है रोना, रोही मतलब होता है रोना, तो भैया रोना और रोने का मतलब है शांत रस। बिल्कुल गलत, शांत का मतलब है बिल्कुल शांत रहो, टाइम आने पर दिखा देंगे। अद्भुत रस नहीं यार, हास्य रस तो ये तो बिल्कुल नहीं है हंसना। करुण रस, करुण रस का मतलब होता है शोक, शोक का मतलब होता है आपको उदास होना, उदास होने का मतलब होता है किसी मन चाही चीज का नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, वो हमारा होता है शोक। अगला क्वेश्चन, ये तो सभी को पता है भाई, बहुत आसान कहोगे ना, क्योंकि इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है, हंसी हंसी भांजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी से आवे हिमाचल के उछाल में। भाई हंसी हंसी आ गया तो हंस हंस के लगा दो भैया हास्य रस, इसमें कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, फटाफट से लगाओ हास्य रस। हास्य रस का मतलब होता है हंसना, हंसने का मतलब होता है, इसका अस्थाई भाव हास होता है। ठीक है, हास। ठीक है, देखो अस्थाई भाव थोड़ा याद कर लेना, उससे आपको एक अलग सा ट्रिक मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का। 34 नंबर क्वेश्चन है, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, इसका आपको बताना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। संकेतवाचक संकेत तो दे नहीं रहा है भाई, विधान निषेध इच्छावाचक, तो यहां निषेधवाचक होगा। वो खुद को बताना चाहता है कि मैं मूर्ख नहीं हूं। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा होती तो अन्न उपजता, मतलब कहने का मतलब होता है लोग सोच रहे हैं वहां की जनता कि अगर वर्षा होती तो अन्न उपजता, मतलब अन्न का पैदावार होता। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। विधानवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। देखो विधानवाचक नहीं, संदेह तो है नहीं, इच्छा प्रकट करने भाई। ठीक है, नहीं इच्छा नहीं है, यहां आपका एक बात है, इच्छा कोई थोड़ी है कि आपकी इच्छा ये हो जाए, संकेत दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, संकेत, मतलब संकेत कर रहे हैं यार वर्षा होती तो अन्न उपजता, मजा आता, खाते पीते एंजॉय करते। तो 35 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अगला 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, अरे वाह क्या नृत्य भी कर सकती हो तुम, क्या तुम नृत्य भी कर सकती हो। नृत्य का मतलब होता है डांस, नाचना। तो इसमें क्या है कि वो शौक में पड़ गया, तो इसमें विस्मयादिबोधक अव्यय है, विस्मयादिबोधक अव्यय। याद कर लो जो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, क्योंकि अब इसके रूल्स पढ़ना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, उतना टाइम नहीं है कि आप इसके रूल्स देखो भाई, रूल्स पढ़ने में 1-2 महीने निकल जाएंगे। डोंट वरी, आप जो बता रहा हूं तैयार करो, बोर्ड एग्जाम में छाप कर आओ भाई, आपका ही भौकाल हो जाएगा। 37 नंबर है, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। सुदर्शन में कौन सा उपसर्ग है, आगे लगा है शु, जो आगे लगा है निर तो लगा नहीं है, हृदय तो लगा नहीं है, सु लगा है, सुदर्शन में शु उपसर्ग है, सु। अगला, सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द है, सह उपसर्ग लगाना है और सही शब्द बताना है। सहकर्मी, सुमति, कुसंगति, असुविधा। तो सह लगाना है तो आगे इसमें सह लगा हुआ, इसलिए सहमत ही हो जाएगा, और क्या। अगला, अधिग्रहण, अधिग्रहण में प्रयुक्त उपसर्ग है, आगे क्या लगा हुआ है, अधि, तो अधि हो जाएगा। देखो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं कि आपको यार समझ में आए, ऐसा ना हो कि आपको ना समझ में आए, आपको समझ में आना ही चाहिए, मैं ये कहता हूं, क्योंकि समझना ही सबसे बड़ी आपकी कला है। ठीक है, गंगा यमुना का समास विग्रह है,
अगर देखो ध्यान से, गंगा और यमुना कहीं भी ये डैश लगा हो, जैसे गंगा यमुना है, माता पिता है, भाई बहन है, कुछ भी हो डैश लगा हो, एक काम करना, इस डैश को हटाकर और लगा देना, बीच में और लगा देना, गंगा प्लस नहीं गंगा यमुना, ये नहीं, आपका गंगा और यमुना कर देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब तो एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, बोर्ड एग्जाम में छाप कर आओगे, छोड़ कर नहीं आओगे। अब शुभाशुभ में कौन सा समास है, शुभाशुभ में कौन सा समास है माय डियर स्टूडेंट, तो उसमें हमारा कौन सा समास है, द्वंद्व समास। कौन सा है, द्वंद्व समास। तिरंगा समस्त पद में समास है, तिरंगा में हमारा कौन सा समास है, देखो दो ही समास में से है, ये हटा दो पहले, द्विगु या द्वंद्व, तो ये द्विगु समास है, ये द्वंद्व है, ये द्विगु समास है। ठीक है, अगला 43 नंबर, बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता, इसमें कौन सा वाक्य है, कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इसमें से कोई नहीं, तो इसमें जो है, इसमें भाववाच्य है। कौन सा है, भाववाच्य है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो थोड़ा सा अलग टाइप का भी है। मैं धूप में नहीं चल सकता वाक्य में भाववाच्य है, देखो नहीं चल सकता मैं धूप में, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, मेरे द्वारा धूप में नहीं चला जाता, नहीं, मुझसे धूप में नहीं चला जाता, ये सही है। तो हमारा मुझसे धूप, देखो इसको हम किस टाइप से बोल सकते हैं, सिनोनियम्स। ठीक है, कई और तरीके से एक ही चीज को कई तरीके से बोल सकते हैं ना, कहने का मतलब ये। 45 नंबर, आज निश्चित होकर सोया जाएगा वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। आज निश्चित होकर सोया जाएगा, भाई बिल्कुल स्पष्ट है, भाववाच्य है कि भैया निश्चित होकर सोया जाएगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और कोई टेंशन नहीं, निश्चित होकर सोया जाएगा, सारा काम खत्म हो गया, अब कौन सी टेंशन, अब तो निश्चित होकर सोएंगे, पेपर खत्म हो गया, अब तो भैया सोएंगे 365 दिन बाद ही उठेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत किया है ना पेपर में, तो नहीं अभी आप मत सो, पेपर के बाद सोना। तालाब शब्द का तत्सम शब्द है समुद्र, झील, तड़ाग, महासागर, तो ये तो सबको पता है, इसमें क्या है, तालाब का तड़ाग हो जाएगा, छोटे से रहे होंगे तब से पढ़ते आ रहे हो, पर्यायवाची, तत्सम, ये सब। अश्व शब्द का पर्यायवाची है, अश्व शब्द का पर्यायवाची तुरंग और है, तुरंग और है। ठीक है, तुरंग और है। ठीक है, देखो तुरंग तो सबको पता है, मुझे भी पता था, बट है नहीं पता था, तो साथ में है तो जोड़ा है, तो भाई सही है दोनों। ठीक है, अच्छी शब्द का तद्भव है, अच्छी शब्द का तद्भव, अच्छी का होगा आंख, आंख का अच्छी होगा, अच्छी का आंख। ठीक है, ऐसे याद करना, कभी कभी आंख का पूछ ले, तत्सम है तो अच्छी बता देना। ठीक है, अंबर और वसन का पर्यायवाची शब्द है, अंबर और वसन, अंबर और वसन, अंबर वसन का मतलब होता है वसन, व्यसन, कपड़ा, तो अंबर का मतलब भी कपड़ा हो जाएगा, बस हो गया। धनुष का पर्यायवाची शब्द है धनुष, धनुष का पर्यायवाची होता है कोदंड, क्योंकि इसमें दंड लगा हुआ था, डंडा, तो कोदंड हो जाएगा। अब हमारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे सर ये इतना ऑब्जेक्टिव हम कैसे पढ़ेंगे। अभी आपको मैंने 50 ऑब्जेक्टिव करा दिया है, 50 एक और आएगा, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव। अभी मैंने 50 करा दिया है, ये पढ़ लो, बहुत है। ठीक है, इतना बहुत है, क्योंकि इसमें से आपका 20 में से 18 फंसेगा ही आएगा, तो आप इसको आप तैयार करने के लिए तैयार हो जाओ। नोट, अब एक बार आपने वीडियो देख लिया, आप खुद से कोशिश करो करने का, और इसका नोट्स बनाओ, तैयार करो, और इसको हम लोगों को ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा गद्यांश करा रहा हूं जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और को 6 नंबर देकर जाएगा ये गद्यांश, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए। 22 फरवरी के दिन आपको पेपर में ये गद्यांश जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आप गद्यांश को सॉल्व करने से पहले आप इसको ध्यान से पढ़ लो, और ये देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड हमारे 3 क्वेश्चंस भी नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो गद्यांश है वो बिल्कुल कंप्लीट हम कर सकें। देखो लिखा हुआ है, आज जो है विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। आज जो विज्ञान है मनुष्य के हाथों में एक अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में हो ही रहेगा, मतलब गिराने में होता ही रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि हम इसके उपयोग से एक व्यक्ति बहुत ही ऊपर जा रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा आगे जा रहा है, और सेकंड है कि मतलब कोई इसका उपयोग करके दूसरे व्यक्ति को गिराने में लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है। एंड फिर आगे देखो, यहां
इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना चाहिए जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे। यहां तक हमारा पूरा अंडरलाइन है। अंडरलाइन का मतलब है इसकी आपको व्याख्या भी करनी रहती है, ठीक है। और भोग भावना को दबाए रखे, नैतिक अंकुश के बिना शक्तिमानों के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है और उसी प्रकार या वही उस शक्ति को प्रमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। तो सबसे पहले अगर आपने गद्यांश को ध्यान से पढ़ लिया ना, मतलब अच्छे से पढ़ लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग गद्यांश अच्छे से सॉल्व कर लोगे। देखो, जब आप लोग ध्यान से पढ़ लेते हो ना, तो इसके बारे में आपको 60% ऑटोमेटिक आपके माइंड में पता चल जाता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसमें आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे भाई। सबसे पहला है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। संदर्भ का मतलब होता है इसके पाठ का नाम और जो राइटर है उसका नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, जो हमारा रेखांकित अंश है मतलब लाइन खींची हुई है ना, उसकी व्याख्या करनी है। आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप इसी गद्यांश के द्वारा दे सकते हो और आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो रेखांकित अंश यहां से यहां तक व्याख्या करनी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो ये हमारे बच्चों भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें संस्कृति की बात की गई है। तो भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है जिसके राइटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो इसके लेखक राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका समझते हैं, कैसे लिखना है। तो संदर्भ लिखने के लिए आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम पता चल गया, तो कैसे लिखना है वो देखो। लिखना है कि जो हमारा प्रस्तुत जो गद्यांश है ना, मतलब जो दिया गया गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक, देखो आपको 2 कलर पेन का यूज करना है, ब्लैक एंड ब्लू। डॉट पेन का यूज करना, ठीक है। आपको जो भी पेन अच्छा लगे वो आप बाई कर सकते हो, ठीक है। पाठ्य, ठीक है, पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। अब जो हिंदी है ना उसको ऐसा इन्वर्टेड कॉमा बना लेना, कॉमा ऊपर, और हिंदी को ब्लैक से लिखना, ठीक है, ऐसे, ठीक है। समझ में आए? ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हिंदी के गद्य खंड, हिंदी के ऐसे गद्य खंड जैसे बता रहे हैं ऐसे लिख कर आना, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। में संकलित, में संकलित। अब इस जो राइटर का नाम है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको ब्लैक से लिखना क्योंकि ये पाठ का नाम है, ठीक है। द्वारा लिखित, द्वारा लिखित, और इस पाठ का जो नाम है वो है भारतीय संस्कृति। तो इसको भी आप ब्लैक से लिखना, पाठ का नाम भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है, ठीक है। हो गया हमारा। ये आपको 2 नंबर मिल जाएगा, मतलब अगर आप ऐसे संदर्भ लिख देते हो, ठीक है। अब हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश को 1-2 बार ध्यान से पढ़ लेना ताकि आपको व्याख्या करने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम देखेंगे दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कह रहा है या लेखक कहना चाहता है कि वर्तमान युग जो है विज्ञान की उन्नति का युग है, क्योंकि इस समय हमारा विज्ञान ही दिखाई दे रहा है हर जगह, ठीक है। तो विज्ञान की उन्नति मनुष्य को असीमित शक्ति, मतलब विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्रदान हो गई है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। किंतु जो हमें विज्ञान से प्राप्त शक्ति है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के उत्थान के लिए, मतलब उसको उठाने के लिए, तथा दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में हो रहा है, ठीक है। तो लेखक का कहना है कि समाज में यह राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान की शक्ति के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए हिंसात्मक त्याग भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये आपको मिल जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या का 2 नंबर। और भी 2 नंबर हमें और लेना है, वो है आज विज्ञान को क्या दे, आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। तो देखो क्या दे रहा है।
विज्ञान के संबंध में लेखक का विचार है कि उसने मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दी है, लेकिन इस शक्ति का उपयोग व्यक्ति और उत्कर्ष के लिए किया जाना चाहिए, मतलब केवल उन्नति के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है, उत्कर्ष के लिए। एंड इसके लिए व्यक्ति को अहिंसा त्याग भावना को त्याग देना चाहिए, ठीक है, प्रोत्साहित करना चाहिए, सॉरी, अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया बच्चों कितना नंबर, 6 नंबर का गद्यांश। बस इतना आपको लिखना है गद्यांश में और आपको मिल जाएगा 6 नंबर। अब हम लोग आते हैं पद्यांश पर, जो हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है जो हम लोग देखने वाले हैं। भाई देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कंप्लीट कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए ये जो हो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं पूरा बुक नहीं ला रहा हूँ कि पूरा बुक पढ़ा दूँ, ठीक है, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखता हूँ, फिर आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। तो यहाँ हमारा पद्यांश है, जो चाहत चटक ना घटे, मैलो हुए न चित, रज राजस न होए तो नेह चिकनो चित। इसका आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है, ठीक है। तो संदर्भ और व्याख्या भी करना है और इसमें हमारे 2 क्वेश्चंस भी हैं, जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा क्या है। देखो इसमें जो है क्वेश्चन, जैसे मनुष्य का मन जो है मलिन क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, ये क्वेश्चन है। और सेकंड जो हमारा है जिसका मैंने आंसर लिखा है कि नेह चिकने में प्रेम रूपी तेल का वर्णन किया गया है, लेकिन नेह चिकने में हमारा कौन सा अलंकार है, नेह चिकने, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा एक शब्द आया है नेह चिकनों में कौन सा अलंकार, जैसे हमारे यहाँ आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे संदर्भ पर। तो संदर्भ आप ये किस पाठ से लिया गया है, बिहारी लाल जी का है और भक्ति नीति पाठ से लिया गया है, लेकिन भक्ति एक शीर्षक अलग है, नीति अलग है, तो हम लोग नीति शीर्षक से ये है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे हम लोग कि प्रस्तुत दोहा जो है, ये हमारा एक दोहा है, ठीक है, क्योंकि अगर आप दोहा पूछा जाए तो दोहा का एग्जाम्पल ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रस्तुत दोहा कविवर, अब यहाँ पाठ का नाम, सॉरी, राइटर हैं या कवि हैं बिहारी लाल, कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित। अब देखो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई, क्या है, बिहारी सतसई, ठीक है, से हमारी पाठ्य पुस्तक अब ये हमारा हिंदी ही है ना। देखो हिंदी के आपके बहुत सारे खंड होते हैं, गद्य खंड, पद्य खंड, व्याकरण, ये सारे तो आपके 3 इसी में हैं, ठीक है। हिंदी के ये आपका काव्य खंड है या फिर आप पद्य खंड कह सकते हो, ठीक है, काव्य खंड में संकलित। अब ये आपका एक शीर्षक है, ठीक है, चैप्टर नहीं लिखेंगे, शीर्षक कौन सा है, नीति शीर्षक, क्योंकि भक्ति एक अलग शीर्षक है और नीति एक अलग शीर्षक है। नीति शीर्षक से उद्गृत है या फिर लिया गया है, जो आपके मन में आए वो लिखो, उद्गृत है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया बच्चों कि इसका संदर्भ, ठीक है। अब व्याख्या समझ लो, सबसे पहले से ध्यान से पढ़ लेना। जो चाहत चटक ना घटे, मैलो हुए न चित्त, मित रज राजसु न हुए तो नेह चिकनो चित्त। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, व्याख्या तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो हैं जो आप देख लो आपके गाइड में, आपके क्वेश्चन बैंक में, जो आप याद कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले व्याख्या समझो। कवि का कथन है या कवि का कहना है कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की चटक का मतलब होता है अगर आप घनिष्ठ मित्र हो, 2 लोग 3 लोग जो भी हो, और उसका जो चटक है, जो मित्रता है, जो चीज है वो घटे ना, कम ना हो, ठीक है। कहने का मतलब है जो मित्रता की चटक है, अर्थात जो आपकी घनिष्ठता है वो चमक जो है समाप्त ना हो, तो मित्रता अस्थाई बनी रहे, मित्रता आपकी अस्थाई बनी रहे और उसमें दोष उत्पन्न ना हो, तो धन वैभव का इससे संबंध ना होने देना। तो इसमें जो धन वैभव है उसका संबंध मत होने देना। ये मत कंपेयर करना कि आपके पास ज़्यादा, मतलब आपके पास कम धन है, हमारे पास ज़्यादा धन है, आप बहुत सारे पैसे आपके पास हों, तो ये धन रूपी जो है ना, ये जितना अच्छा है उतना खतरनाक भी है, ठीक है। तो धन का संबंध ना होने देना, अर्थात धन अथवा किसी वस्तु का लोभ मित्रता को मलिन कर देता है,
जो धन होता है अथवा जो किसी भी वस्तु का जो लोभ होता है, पाने की इच्छा, वो जो होता है मित्रता को मलिन कर देता है। और मित्र स्नेह से चिकना धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है। और जो मित्रता होती है बहुत चिकनी होती है, जैसे तेल होता है, अगर धूल उसके पास आ जाए तो वो चिपक कर वो मैला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो मित्रता होता है बहुत चिकना होता है, अगर आप इसमें धन लाओगे, धूल लाओगे तो फिर वो मैला हो जाएगा। अतः स्नेह में धन का स्पर्श ना होने दें। जिस प्रकार तेल से चिकनी वस्तु जो होता है धूल के स्पर्श से मैली हो जाती है और उसका चमक घट जाता है, उसी प्रकार प्रेम से कोमल चित्र और धन रूपी धूल के स्पर्श से दोषयुक्त हो जाता है और मित्रता में कमी आ जाती है। ठीक है, तो समझ में आया व्याख्या? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? नो ना। तो एक और इसमें क्वेश्चन है कि मनुष्य जो है, ठीक है, मनुष्य का मन मलिन कब हो जाता है, इसी में है दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा है नेह चिकने में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन लिख कर आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो चलो यहां देखते हैं दूसरा। देखो क्वेश्चन लिखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। देखो मनुष्य के मन में जो क्रोध होता है, क्रोध का मतलब होता है, मतलब अगर मित्र से क्रोध दिखाओगे तो कहीं ना कहीं मित्रता में कमी आएगी ही। गर्व, अपने आप में मतलब गर्व दिखाना, एटीट्यूड दिखाना जैसे कहते हैं। ठीक है, स्त्रिया, द्वेष आदि रजोधर्मी गुण के कारण उसका जो मन होता है वो मलिन हो जाता है। ठीक है, नेह चिकने में कौन सा अलंकार है? तो नेह चिकने में प्रेम रूपी तेल का वर्णन किया गया है, अर्थात यहां हमारा रूपक अलंकार होगा। ठीक है, ये गद्यांश पद्यांश दोनों समझ में आ गए ना। बहुत कम ही समय में मैंने आपको दोनों समझा दिया, गद्यांश भी और पद्यांश भी। अब हम लोग समझेंगे संस्कृत का एक ऐसा गद्यांश जो आपको दिलाएगा 5 में 5 नंबर, क्योंकि ये आता है 5 नंबर का, 5 मार्क्स का। तो अगर आप ये कंप्लीट कर लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जरूर से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो यहां आपका जो क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये मैंने बता रखा है चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अगर आपने देखा होगा वीडियो तो। आमा स्वाभिकृतः समयः इति कथिते तस्मिन् नागरिके सह ग्रामीणः नागरिकम अवदत्। प्रथमा भवान एवं पूछति, तो नागरिका जो है, नागरिक जो कहता है, नागरिकता तम ग्रामीणा आकतत् त्वमेव प्रथम पूछ इति। ठीक है, फिर इसके बाद इदम श्रुत्वा सा ग्रामीणा अभवत युक्तम अमेव प्रथमा पूछामि। तो नागरिका पूछता है कि आप दूरगामी चाह साक्षरो न चा पंडिता अमुख स्फुटकाम वक्ता चा जो जानति सा पंडिता। तो इसका सबसे पहले आप सारांश समझोगे तो बहुत आसान है। ठीक है, सारांश अगर आप एक बार पढ़ लिए होंगे तो आ गया होगा। सबसे पहले संदर्भ आपको छोटा सा लिखना ही पड़ेगा। तो प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया है। एक आपका चैप्टर है प्रबुद्धो ग्रामीणा, उस पाठ से लिया गया है। ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीणा चैप्टर से लिया गया है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रसंग देखो, इस गद्यांश में ग्रामीण और नागरिक के परस्पर पहेली का वर्णन किया गया है। एक पहेली जाके एक पहेली पूछते हैं। ठीक है, ग्रामीण का व्यक्ति एक पहेली पूछता है, वैसे कहता है जो मतलब शहरी व्यक्ति से पहले तुम पूछो, बट वो कहता है नहीं पहले आप पूछो। तो फिर ग्रामीण का एक व्यक्ति जो है वो पहेली पूछता है और फिर शायद शहर वाला जो व्यक्ति है वो नहीं बता पाता। अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वो जो शहर वाला व्यक्ति है वो ग्रामीण वाले व्यक्ति का मजाक उड़ा रहा था, इसलिए काम आगे बढ़ा था, ये चीज हुआ था। तो सबसे पहले इसको पढ़ोगे ध्यान से तो पता चल जाएगा। हम लोग देखते हैं व्याख्या। सबसे पहले कहता है आमा स्वाभिकृता समय इत कथिते तस्मन सा नागरिका ग्रामीणा नागरिकम अभवत्। देखो, हाँ मुझे शर्त स्वीकार है, और उस नागरिक ने ऐसा कहने पर उस ग्रामीण के नागरिक से कहा, मतलब ग्रामीण के नागरिक ने कहा अगर आप हमसे एक पहेली एक खेल खेलते हो तो अच्छा रहेगा। तो वो जो शहर का व्यक्ति है वो कहता हाँ मुझे शर्त स्वीकार है, और उस नागरिक ने ऐसा कहने पर उस ग्रामीण नागरिक ने कहा पहले आप ही पूछें। यहाँ क्या कह रहा है कि प्रथम भवान एवं पूछति, पहले आप पूछो। ग्रामीण का व्यक्ति कहता है पहले आप पूछो, ताकि हो सकता है कि हम फंस जाएं और आप जीत जाओ, क्योंकि आप वैसे भी इंटेलिजेंट दिख रहे हो। ठीक है, तो उस नगरवासी ने ग्रामवासी से कहा तुम ही पहले पूछो, तुम ही पहले पूछो। तो यह सुनकर वह ग्रामवासी बोला ठीक है मैं ही पहले पूछता हूं। ठीक है, तो पहले जो ग्रामवासी है, गांव का वासी है, वो पूछता है। यहां पहली है आपदो दूरगामी चाह साक्षरो ना चाह पंडिता अमुख स्फुटका वक्ता चा यो जानती सा पंडिता।
कहने का मतलब है कि बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है। पैर नहीं है बट वो बहुत दूर तक जाता है जितना लोग जाते हैं। ठीक है। साक्षर अक्षरों से युक्त है, मतलब साक्षरता का मतलब होता है अक्षरों से युक्त है और पंडित नहीं है। वो जो है वो अक्षरों से भरा हुआ है लेकिन वो पंडित नहीं है। बिना मुख का है, मतलब उसके पास मुख भी नहीं है परंतु साफ बोलने वाला है, मतलब वो साफ साफ लोगों को अपनी भाषा को समझा देता है। जो उसे जानता है वह विद्वान है। तो बताओ क्या है? तो सभी को पता होगा, अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो नहीं पता है तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैंने कई बार बता रखा है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो है पत्र है। क्या है? पत्र, लेटर। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा संस्कृत का गद्यांश। अब हम लोग देख लेते हैं संस्कृत का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो वैसे तो बहुत सारे पद्यांश है बट मैं एक ही जो इंपॉर्टेंट पद्यांश है वो लाया हूँ। लिखा हुआ है मरणम मंगलम यत्र विभूषत विभूषणम कैप्सिन यत्र कैसम सह काशी केन मिहते। तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, बस पाठ का नाम पता हो बहुत है। तो देखो यहां आपका जो पाठ का नाम है ना वो है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। ये जो है वाराणसी पाठ से प्रसंग है। इस श्लोक में वाराणसी के पुण्य ख्याति का वर्णन किया गया है। देखो अनुवाद, जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहां कैप्सिन अर्थात लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समानता किससे की जा सकती है, अर्थात तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं। बस हो गया। क्या है? बहुत आसान है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया हमारे स्टूडेंट संस्कृत के गद्यांश पद्यांश। अब हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है प्रश्न उत्तर संस्कृत का। मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर बता देता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थली अस्त? तो वाराणसी नगरी विविध धर्माम संगम स्थली अस्त। यहाँ कहने का मतलब है कि वाराणसी जो है कैसे किस प्रकार के संगम स्थली है? तो विविध धर्म मतलब बहुत सारे धर्मों के संगम स्थली है। कुत्र मंगलम मंगलम भवति? तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति। सुणयस्य किम मुखादि अम अस्ति? तो जनः सुणयस्य सह तोलयन्त इत सुणयस्य मुखादि अस्ति। वीरः केन पूज्यते? वीरः वीरेण पूज्यते। सारे का आंसर देखो उत्तर है, जैसे वीरः केन पूज्यते प्रश्न है तो वीरः वीरेण पूज्यते आंसर है। अलछेंद्रा का आसीत? अलछेंद्रा यमन राजा आसीत। ठीक है। पुरुराजा केन सह युद्धम? पुरुराजा अलछेंद्र सह युद्धम आक्रोति। पदेन विना किम दूर आति? पदेन विना पत्रम दूरम मति। जो अभी क्वेश्चन पूछा था वो यही है, पदेन की बिना, बिना पैर के कौन दूर तक जा सकता है? पत्र। ज्ञानम कुंत्र संभवत? तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति। ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ अभी और भी है। देखो ग्रामीणा का उपासत? तो ग्रामीणा एक नागरिका उपासत है। चंद्रशेखरा का आसीत? चंद्रशेखरा एक देशभक्ता क्रांतिकारी आसीत। चंद्रशेखरा स्वनामम किम आकथत? चंद्रशेखरा स्वनामम आजाद इत आकथत। पुरुराजा का आसीत? पुरुराजा एक भारत वीर आसीत। दनेन किम वर्धते? दनेन कीर्ति वर्धते। दान देने से क्या बढ़ता है? दान देने से कीर्ति बढ़ता है। विद्या केन वर्धते? विद्या अभ्यासेन वर्धते। विद्या कैसे बढ़ती है? विद्या अभ्यास से बढ़ती है। इंदु दर्शनेन का आदर? इंदु दर्शनेन समुद्र वर्धते। ठीक है। तो देखो ये एक ऐसा वीडियो था जिसमें मैंने आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए हैं जो हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैंने आपको हिंदी का गद्यांश पद्यांश, संस्कृत गद्यांश पद्यांश एंड साथ में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट संस्कृत के प्रश्नोत्तर भी बता दिए। हम निबंध देखेंगे। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है निबंध को। देखो ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है। एक तरफ आप लोग कॉपी में एक तरफ अंडरलाइन कर लेना जैसा मैंने करा है। ये देखो इस साइड में। ठीक है। एक ही तरफ करना, दोनों साइड मत करना। ठीक है। हमें कॉपी नहीं भरना है, हमें अच्छे से लिखना है। फिर मैंने ऊपर कुछ लाइन छोड़ा है, वहां आपको लिखना प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है। जो भी है, जैसे मैंने इसमें लिखा है, देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या 9 में आता है तो ऐसे आप ऊपर जो भी आए 9, 10, 11, 12 जो भी आए वो आप लिख देना। ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए 9 नंबर लिखा है तो आप यहां 9 लिख देना। ठीक है। जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या आए, निबंध आई होप 9 नंबर पे आता है तो आप 9 प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल देना। अगर 8 पे आता है, 10 पे आता है, 11 पे आता है, 12 पे आता है, जो भी आता है वो आप लोग लिख देना। ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या। फिर आपको जो निबंध डिस्क्राइब करना है, जो निबंध लिखना है, जैसे मैंने लिखा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, 5 से 6 निबंध आएगा, उसमें से आपको एक निबंध को लिखना रहेगा। तो मैंने ये लिखा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। अभी हम लोग दूसरा भी निबंध समझेंगे, डोंट वरी। ये दोनों अगर आपने तैयार कर लिया ना तो निबंध आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर एक भी नंबर नहीं आएगा। आपका निबंध जो 7 नंबर का आता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको लिखते कैसे हैं, देखो आपको ये डाल देना है, फिर सबसे पहला हेडिंग रूपरेखा डालना। बहुत सारे स्टूडेंट रूपरेखा नहीं डालते हैं हेडिंग, आपको रूपरेखा हेडिंग डालना है, क्योंकि रूपरेखा जो होता है उससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे ने किस किस हेडिंग को डिस्कस किया है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना रूपरेखा, और इसमें हमने फर्स्ट डिस्कस किया है प्रस्तावना। सबसे पहले हमने प्रस्तावना को डिस्कस किया है। सेकंड हमने प्रदूषण का अर्थ क्या है, प्रदूषण के प्रकार एंड समस्या का समाधान एवं उपसंहार। तो ये हमने 5 से 6 हेडिंग डिस्कस किए हैं, जो मैंने सबसे पहले रूपरेखा में डाल दिया है। अब आप कहोगे सर मान लो हमें हेडिंग नहीं याद है, पहले हम ना लिख पाए तो हम कैसे लिखेंगे? तो आप हेडिंग डाल देना रूपरेखा, 2 लाइन छोड़ देना, फिर आप प्रस्तावना डाल देना, फिर आप जो जो हेडिंग डिस्कस करो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके एट लास्ट तक आप निबंध लिख चुके, फिर आप जो जो हेडिंग डिस्कस किया वो 1 2 3 4 5 करके डाल दो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना पर। ठीक है, और जो मैं आपको निबंध बता रहा हूं ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, तो आप इसको तैयार भी कर लेना, ऐसा नहीं कि आप इसको तैयार ना करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। आजकल जो प्रदूषण की समस्या है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का। मतलब इस समय हमारे जो सामने सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटी है वो है पर्यावरण को बचाने का, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। जो पानी है, हवा है, जंगल है, सब कुछ प्रदूषित हो गया। अगर पानी प्रदूषित हो जाएगा तो हम उसे पिएंगे तो कहीं ना कहीं हम बीमार पड़ जाएंगे। हवा अगर प्रदूषित हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन आप लेते हो, शुद्ध ऑक्सीजन, अगर आपको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपका तबीयत खराब हो सकता है। तो ये सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। इसलिए हर एक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व पता होना चाहिए, पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, ताकि जो पर्यावरण में जो भी चीजें प्रदूषित हो रही है उसको थोड़ा थोड़ा करके बचाया जाए। ठीक है, यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया, हमने अगर इस असंतुलन को, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को दूर नहीं किया, तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा। तो जो ये मानव जीवन है ना, ये बाध्य हो जाएगा, मतलब जीना मुश्किल हो जाएगा, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। तो ये इतना आपको प्रस्तावना लिखना है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। इतना बड़ा अगर आपने प्रस्तावना लिख दिया, आपका नंबर नहीं कटेगा। ध्यान रखना, जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं वैसे लिखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप देखो अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं, अपने मन से भी बना बना कर लिख सकते हो, लेकिन ये जो है ये मैंने बहुत ही सटीक बता रहा हूं कि एग्जामिनर अगर एक बार पढ़ेगा तो आपका फैन हो जाएगा और आपको नंबर देगा। प्रदूषण का अर्थ देखो, जो संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जो वातावरण संतुलित होता है, जिसमें हर एक प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, अच्छी अच्छी चीजें, शुद्ध, वही हमारा संतुलित वातावरण है और उसी में जीवन विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर रही है। अब ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जैसे पहले एक घर में 5 लोग थे, अब उसी घर में 10 लोग हैं। पहले 5 लोग प्रदूषण फैलाते थे, अब वो 10 लोग प्रदूषण फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये बढ़ती हुई जनसंख्या है, ये पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा प्रदूषित कर रही है, बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। तो ये हो गया हमारा पर्यावरण का अर्थ या फिर प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, प्रदूषण का यही अर्थ है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला हेडिंग। फिर आगे देखो, अभी इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित करने वाले को प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, ये सारा अर्थ ही है। एंड जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने पर्यावरण प्रदूषण की जन्म दिया है, जो प्रदूषण की समस्या का जन्म दिया है। ठीक है, ये बढ़ती हुई जनसंख्या ने ही जो प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। ठीक है, समझ में आया। एंड इससे मानव को संकट उत्पन्न हो सकता है। इससे जो मानव है, जो जीव जंतु हैं, सभी को संकट उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, अगला है प्रदूषण के प्रकार। जो हमारे प्रदूषण उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में पाया जाता है। आज का जो हमारा वातावरण है उसमें जो प्रदूषण है कुछ इस रूपों में पाया जाता है। का यानी कि फर्स्ट, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का अर्थ है कि वायु जो होता है जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जो वायु है वो जीवन का एक अनिवार्य स्रोत है, मतलब अनिवार्य है हर एक जीव जंतुओं के लिए, हर एक प्राणी के लिए, हर एक मनुष्य के लिए। ठीक है, प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब अगर आपको अच्छे से जीना है, कोई रोग ना हो, ठीक है, तो आपको शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन का मतलब कि वायु प्रदूषित ना हो, तो शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है और इससे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का रूप है वो बिगड़ रहा है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो चुकी है। और जो वायु है वो अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रही है। ठीक है, तो ये हमने पहला या का वाला हेडिंग डिस्कस कर लिया, वायु प्रदूषण। इनके प्रकार हैं सारे। खा है हमारा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का अर्थ है कि जल को ही जीवन कहा जाता है, जल ही जीवन है।
ठीक है। तो आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है, आजकल जो प्रदूषण है इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, कि हमारा जो जल है वो भी लगातार प्रदूषित हो रहा है, उससे भयानक बीमारियां होती हैं। अब जब जल प्रदूषित हो जाता है तो उसको भाई आपको पीना है, टाइम टू टाइम पीते रहते हो जल को, तो इससे बहुत ही भयानक बीमारियां होती हैं, ठीक है, जिससे लोगों का जीवन खतरे में है, जिससे जो लोगों का जीवन है वो खतरे में है। तो ये हमारा हो गया जल प्रदूषण। अभी इनके और भी प्रकार हैं, ठीक है, तो वो भी हम लोग देखते हैं। अगला देखो हेडिंग, अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का अर्थ है जो हमारा ध्वनि होता है ना, ध्वनि प्रदूषण। देखो ध्वनि जो है प्रदूषण भी आजकल की नई समस्या है। जो ध्वनि प्रदूषण है ये भी आजकल की एक नई समस्या है, ठीक है। जो मोटर है, कार है, ट्रैक्टर है, जेट है, विमान है, कारखाना आदि सब ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। देखो ध्वनि में बहुत ही खराब खराब गैसें पाई जाती हैं। अगर आप रास्ते से जाते हो और किसी भी गाड़ी से, किसी भी वाहन से धुआं निकलता है तो आप देखते होंगे कि वो बदबू देता है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी हानिकारक चीजें होती हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा, आप सड़क पे तो जाते ही होंगे, ठीक है। अगला देखो रासायनिक प्रदूषण। अगला हेडिंग है रासायनिक प्रदूषण। द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक दवा से और रासायनिक खादों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब द्रव्यों के अलावा जो हमारे बहुत सारे भाई खाद वगैरह, दवा, इन सब का प्रयोग किया जाता है, तो रासायनिक खाद आदि ये सब जो है स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, ठीक है। अगला हमारा हेडिंग है समस्या का समाधान। अगर ये सारी इतनी सारी समस्याएं हैं तो हम इसका समाधान कैसे करेंगे, ठीक है, इसको हम ठीक कैसे करेंगे, ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखो जो समस्या का समाधान है वो है कि वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। अगर आपको वातावरण को प्रदूषण से बचाना है तो वृक्ष लगाना, यानी कि वृक्ष को लगाना हमारा सबसे अच्छा साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर वृक्ष के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरी ओर जो वृक्ष है जिसको बहुत ज्यादा काटा जा रहा है ना, उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। अब ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है और औद्योगिकरण ने बहुत सारी नई नई चीजें बनाई गई, उससे भी बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। विश्व के सम्मुख एक नई समस्या पैदा कर दी है। आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि सब कम करो, इन सबको कोशिश करो कि कम किया जाए और उसको समाप्त करने का प्रयास करो, और धीरे धीरे करके उसको समाप्त करने का प्रयास करो ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। तो ऐसा थोड़ा सा असंभव है क्योंकि हम हर एक चीज को नहीं बंद कर सकते, ठीक है। गाड़ी, इतने सारे मोटर वगैरह को कहां बंद किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने आप को चेंज करो। जो भी आप प्रदूषण पर्यावरण में कर रहे हो उसको चेंज करो। कहीं ना कहीं 2, 4, 10, 20% हम सही कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला हेडिंग हमारा उपसंहार होगा, लास्ट हेडिंग इसका। देखो अब हमारा ये लास्ट हेडिंग है। देखो ध्यान से समझना, निबंध में आपको क्या समझना है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो कुछ हेडिंग कॉमन होते हैं, जैसे भाई देखो ध्यान से, पहला हेडिंग तो आपका रूपरेखा सारे में रहेगा, ठीक है। रूपरेखा आपको सारे में डालना है। दूसरा आपको प्रस्तावना सारे में डालना है, ठीक है। और जो भी चीज बता रहे हो उसका अर्थ, ये 3 हेडिंग, और लास्ट में उपसंहार, ये 4 हेडिंग सब में कॉमन होता है। पहला आपको रूपरेखा कॉमन होगा, प्रस्तावना कॉमन होगा, जो भी चीज आप बता रहे हो उसका अर्थ बताना पड़ेगा। जैसे प्रदूषण बता रहे हो तो प्रदूषण का अर्थ, आतंकवाद बता रहे हो तो आतंकवाद का अर्थ, बेरोजगारी बता रहे हो तो बेरोजगारी का अर्थ, एंड हमारा उपसंहार। ये इतने 4 हेडिंग कॉमन होते हैं। और अगर आप 2-4 हेडिंग और डिस्कस कर दिए तो हो गया आपका निबंध। तो क्या है निबंध में, बहुत आसान है। तो उपसंहार समझो। प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। प्रसन्नता की बात यह है कि जो हमारा भारत सरकार है वो प्रदूषण के प्रति जागरूक है, मतलब उसके प्रति जो है नई नई चीजें ला रहा है कि भाई इसको खत्म किया जाए। उसने सन 1974 में जल का निवारण अधिनियम लागू किया। जल का निवारण का मतलब होता है जल को स्वच्छ बनाने के लिए, ठीक है। एंड वृक्ष को काटने पर कठोर नियम भी बनाएंगे। और वृक्ष जो होता है, पेड़ पौधे, उसको काटने के लिए, मतलब काटा जाता है ना, उसको रोकने के लिए, उसको रोका जाए, ठीक है, उस पर कठोर नियम भी लगाए गए। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सभी लोगों को भाई वृक्षारोपण, वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को महानगरों से बाहर ले जाना आदेश दिया जाए। अब जो गंदगियां हैं न्यायालय के द्वारा ले जाया जा रहा है उसको महानगरों से बाहर ले जाया जाए। और यह संकल्प लें कि जीवन में जो आने पर, शुभ अवसर आने पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। तो ये हमारा हो गया पूरा निबंध। पहला जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 22 फरवरी को हिंदी के पेपर में आपको देखने को मिलेगा, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान के निबंध। क्योंकि ये निबंध जो है ना हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। मैंने देखा है भाई, पेपर मैंने देखा है, ठीक है। बहुत सारे मैंने प्रीवियस से पेपर एनालाइज किए हैं, बहुत सारे मैंने वायरल पेपर भी देखा है। तो हमें 2 निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिला था। पहला तो हमारा ये हो गया क्लास 10 के बच्चों के लिए। दूसरा हमारा ये है,
अब कहोगे सर इन दोनों को आप पढ़ा दोगे, कुछ और बता दो, कुछ एडवांस निबंध, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। विज्ञान वरदान है, अभिशाप, बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या, इन सब पर मैं आपको बता दूंगा। बट ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक क्लास 10 के हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो हम अगला निबंध देखेंगे। देखो जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 9 पर आएगा, तो ये 9 हेडिंग डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या 9 ब्लैक कलर से अंडरलाइन वगैरह अच्छे से कर लेना। फिर आपको जो भी निबंध डिस्कस करना है, जैसे मैंने लिया आतंकवाद का कारण तथा निवारण या आतंकवाद का कारण तथा समाधान, इस पर हम लोग निबंध देखने वाले हैं। तो इस पे सबसे पहला हमारा रेखा रूपरेखा, सबसे पहला हेडिंग है रूपरेखा। अंडरलाइन वगैरह अच्छे से कर लेना एक तरफ। देखो मैं आपको निबंध लिखना कैसे है वो बता रहा हूं, ठीक है। तो और साथ में आपका निबंध भी तैयार हो जा रहा है, तो फिर और आपको क्या चाहिए, आपको निबंध भी तैयार करा दे रहे हैं, निबंध कैसे लिखना है वो भी बता रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या कैसे डालना है, कॉपी बोर्ड एग्जाम में कैसे मिलेगी, सब कुछ तो मैं आपको बता रहा हूं। अब बचा ही क्या है, ठीक है। देखो रूपरेखा पहला हेडिंग मैंने इसमें डिस्कस किया प्रस्तावना, दूसरा आतंकवाद का अर्थ, तीसरा आतंकवाद जो है एक विश्वव्यापी समस्या है, चौथा भारत में आतंकवाद, पांचवा आतंकवाद का समाधान, छठवां उपसंहार। मैंने इसमें 6 हेडिंग डिस्कस किए हैं, टॉप 6 हेडिंग जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आतंकवाद के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रस्तावना हेडिंग को डिस्कस किया। देखो मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है। जो मनुष्य होता है, जो इंसान होता है, वो भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है। इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थ की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व और अपनी नीच स्वार्थ के लिए अपनी जो लालच है उसकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, जो उनकी लालच है, ठीक है। इस कार्य के लिए वो हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। इस काम के लिए वो हिंसापूर्ण जो नहीं करना चाहिए उन साधनों का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा आतंकवाद का मतलब ही होता है गोला बारूद मारना एक दूसरे को, बस ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद का आधार है। ऐसी स्थितियां ही बच्चों आतंकवाद का आधार होती हैं और आतंक फैलाने वाले को आतंकवादी कहलाते हैं। अब जो ये सब फैलाता है, जो आतंक फैलाता है वही तो आतंकवादी होता है। जो भाई आतंक फैलाएगा वही आतंकवादी होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रूपरेखा और प्रस्तावना का हेडिंग, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सारा नोट कर लो, नोट्स बना लो, और जितना हो सके उतने अच्छे से हेडिंग बाई हेडिंग याद कर लो। ना याद हो तो आप हेडिंग को याद कर लेना, हेडिंग याद रहेगा तो कहीं ना कहीं आप वहां लिख कर आओगे, मतलब छोड़ कर नहीं आओगे, क्योंकि भाई हेडिंग सबसे मेन होता है, ठीक है। तो ये है हमारा अगला। देखो आतंकवाद का अर्थ, देखो आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ आतंक का सिद्धांत है। देखो आतंक प्लस वाद, इसका संधि विच्छेद किया गया है, से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत। यह अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। अंग्रेजी में से टेररिज्म कहा जाता है, और आतंक का अर्थ है पीड़ा धड़ आकांक्षा। तो देखो जो आतंक का अर्थ होता है वो पीड़ा होता है भाई, एक दूसरे जब मारे जाएंगे तो सभी को पीड़ा होगा, डर होता है, आशंका होता है कि कहीं ना कहीं यार कहीं गोली बारूद ये सब न चल जाए, आतंकवाद यही तो होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आतंकवाद का अर्थ। तो अब हम लोग देखते हैं आगे की हेडिंग। अगला हेडिंग जो हमारा है माय डियर स्टूडेंट, वो है आतंकवाद जो है एक विश्वव्यापी समस्या है। देखो एक ही देश में ये नहीं है, हर एक देश में ये है आतंकवाद, क्योंकि अगर एक आतंकवादी जो होता है अगर उसे एक ही देश से लाभ नहीं मिलता, वो हर एक देश में अपना आतंक फैलाते हैं, ठीक है। तो देखो आतंकवाद जो है एक विश्वव्यापी समस्या है। आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवादी सक्रिय हैं। आज जो लगभग समस्त विश्व का मतलब होता है विश्व में बहुत सारे देश होते हैं। जैसे अपने देश में कई सारे राज्य हैं, वैसे हमारे विश्व में बहुत सारे देश हैं। आप लोगों को पता ही होगा, इतने बड़े तो आप हो ही गए हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। एंड ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। राजनीतिक स्वार्थों, जो राजनीतिक स्वार्थ होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आजकल राजनीति में बहुत ही ज्यादा ये सब होता है आतंकवाद, ठीक है। तो उसी स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवाद इस तरह प्रवृत्ति विकराल रूप ले लिया है, और जो विकसित देश हैं, जो बहुत ज्यादा विकास कर चुके हैं, उसमें तो आतंकवाद ने बहुत ही बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया है,
बहुत ही ज्यादा आतंकवाद फैल रहा उसमें। किसी देश द्वारा अन्य देशों में आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की घटनाएं बढ़ेगी और राजनीतिज्ञों की हत्याएं, विमान अपहरण को समर्थन देने की घटनाएं बढ़ेगी और रासायनिक हथियारों का प्रयोग अधिक तेज होगा। अगर भाई आतंकवाद जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा तेजी से हथियारों का उपयोग होगा और विमान हत्याएं होंगी, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, घटनाएं बहुत ज्यादा घटेंगी। ठीक है, तो ये सब तो होगा ही अगर आतंकवाद बढ़ेगा। तो ये सब एक विश्वव्यापी लक्षण। और भारत में आतंकवाद देखो कैसे हो रहा है, क्योंकि हम तो भारत के हैं। ठीक है, तो भारत में आतंकवाद कैसे होता है देखो। स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में आते हैं। स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में आते हैं। आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। जो बहुत सारे आतंकवादी संगठन का मतलब आतंकवादियों का एक संगठन होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। अब इन्होंने मतलब बड़े बड़े सरकारी अधिकारी जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं उनको भी मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा पत्र यानी कि त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र का मतलब अपना जो अधिकारी बने अपनी नौकरी को त्याग दिया। भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम से भी अनेक प्रकार की उग्र आतंकवादी हिंसा फैली। यहां से बहुत सारे प्रकार की आतंकवादी हिंसा फैली है। और कश्मीर घाटी में भी पाकिस्तानियों तत्वों द्वारा प्रेरित आतंकवादी प्रायः राष्ट्रीय पर्व पर भयानक हत्याकांड कर अपने अस्तित्व की घोषणा करते हैं। ठीक है, तो कश्मीर की घाटी पर पाकिस्तानियों के द्वारा बहुत सारे आतंकवादी आते हैं। तो जैसे कोई राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, इन सब पर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट जो है भारत में आतंकवाद। ठीक है, भारत में आतंकवाद हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग अगला हेडिंग देखेंगे, आतंकवाद का जो समाधान कैसे करें, जो आतंकवाद है उसका समाधान कैसे किया जाए। तो देखो, भारत में विषमतम स्थिति तक पहुंचे आतंकवाद ने एक समाधान पर संपूर्ण देशों के विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे। देखो, संपूर्ण जो देश के बहुत सारे विचारक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने विचार रखे, किंतु यह समस्या अभी भी अनसुलझी है। किंतु ये जो समस्या है ये अभी भी अनसुलझी है, मतलब अनसॉल्व है। ठीक है और इस समस्या का समाधान जो है राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो, दूसरे सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश और वहां से भेजे जाने वाले हथियारों का विस्फोटक पदार्थों पर कड़ी चौकसी रख दी जानी चाहिए। मतलब जो दूसरे देश से बहुत सारे हथियार आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो उन सब पर कड़ी चौकसी रखनी चाहिए, उन सब पर ध्यान रखनी चाहिए। और तीसरा आतंकवाद को महिमा मंडित करने वाली युवकों की मानसिकता बदलने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे। उपसंहार देखो, लास्ट हेडिंग है उपसंहार। यह एक विडंबना है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष की जन्मभूमि पिछले दशकों से अधिक अशांत हो गई है। भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए एक रूप धारण कर लिया है। बस इतना सा आपको लिखना है भाई आतंकवाद का कारण तथा निवारण में। अगर आपने देखो इन दोनों में से कोई दोनों आएगा लेकिन लिखना एक ही है। अब जो भी आए जैसा मैंने बताया है ऐसा लिख कर आना, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है। मैंने आपको 2 निबंध समझा दिया। एक तो मैंने आपको समझाया कि पर्यावरण का समस्या तथा समाधान। ठीक है, यह निबंध आप लोगों को समझ में आया गया। दूसरा मैंने आप लोगों को समझा दिया है आतंकवाद का कारण तथा निवारण, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसा कोई नहीं बताएगा एक एक शब्द लिखकर। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना, शेयर भी करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग ऐसा ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।